नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। मैं बात करता हूँ मेंटल हेल्थ की और कैंसर की, क्योंकि हम एडवोकेसी करते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स रन करते हैं, नेविगेशन प्रोवाइड कराते हैं कैंसर पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स को। ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम आपके लिए वैलिडेटेड ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन और कंटेंट लेकर आएँ, जो हम लेकर आते आए हैं इतने सालों तक। और मेरे साथ आज हैं डॉक्टर धीरज गौतम, जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के, और डॉक्टर साहब जो है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट हेड करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब भी टेस्टिंग की बात होती है तो बहुत सारे ख्याल आते हैं लोगों के मन में, बहुत सारे मिथ्स हैं। और क्योंकि हम कैंसर पेशेंट्स को डील करते हैं, उनकी मदद करते हैं एक्सेसिबिलिटी में या उनको नेविगेट करने में, तो कई बार हमसे लोग बड़े सारे सवाल पूछते हैं जो शायद मैं भी आपसे पूछूंगा। एंड शायद आपको भी लगेगा कि लाइक विवेक इज गोइंग ऑल ओवर द प्लेस एंड नहीं, नॉट ए प्रॉब्लम। सो डॉक्टर साहब, हमें पहले तो ये बताइए कि मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है कैंसर की डायग्नोसिस में और कितना महत्वपूर्ण है ये? जो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी का नाम ही है मॉलिक्यूल यानी कि हम मॉलिक्यूल पे जाके उसकी देखते हैं कि किस तरह से कैंसर हो रहा है। ये हमें दो तरह के सैंपल से मिल सकता है। या तो हम ब्लड लें, उससे हम मॉलिक्यूलर प्रोफाइल करें, या फिर हम एक टिश्यू लें और उस टिश्यू से मॉलिक्यूलर प्रोफाइल करें। सो इट इज़ लाइक ए जन्म पत्री कि पहले एक टिश्यू होता है, उसके बाद एक सेल होती है, और सेल में डीएनए और आरएनए से मिला के हमारा एक क्रोमोसोम बनता है। तो किसी को कैंसर होता है और किसी को नहीं होता है ना। दोनों मान लो एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही तरह की हैबिट है, किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता। तो कैंसर होने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो है कि एनवायरनमेंट की वजह से, कि एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है कि कोई सिगरेट पी रहा हो, कोई नहीं पी रहा हो। तो सिगरेट पीने वाले को चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसका जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी हो जाता है उस टबैको के सेवन से। दूसरा है हमारा जेनेटिकली, हमारा जो डीएनए है वो किसी जीन में डिफेक्ट है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर एक फैमिली में चला रहा है, उसकी मदर को भी था, उसके सिस्टर को भी था, उसको उन महिलाओं को भी था, तो ये एक चला रहा है। तो एनवायरमेंटल वर्सेस जेनेटिक दो तरह से हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर में हम यही देखते हैं कि हम पहले टिश्यू लें या हम ब्लड लें, उससे हम सेल्स में से डीएनए और आरएनए निकालते हैं। डीएनए आरएनए निकाल के हमें अब ह्यूमन जीनोम पता है कि ये एक ह्यूमन नॉर्मल जीनोम है, जिसमें इसकी डीएनए की स्ट्रक्चर ये है। उसको हम कंप्यूटर से सुपर इम्पोज करते हैं और देखते हैं कि जो नॉर्मल जो जीनोम है उसमें कहाँ डिफेक्ट है। तो ये एक डायनेमिक डाटा है पूरे वर्ल्ड में, जो कि हर सेकंड अपडेट होता रहता है। तो जो नया म्यूटेशन आता है वो कहीं पे भी वर्ल्ड में आए, वो अपडेट होता रहता है कि इसकी वजह से ये कैंसर होता है। जैसे EGFR एक तरह का जीन है, जिसके वजह से 30% केसेस में लंग का कैंसर होता है। तो ये मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट का काम है कि वो ये सारा डाटा निकाल के एनालाइज करे कि किस म्यूटेशन की वजह से, या हमें केवल म्यूटेशन मिल गया तो हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि मान लो मेरे अंदर वो म्यूटेशन मिला, आपके नहीं, तो ये मेरे अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उस कैंसर के। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो पहले ही उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, या स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे बड़ा फेमस केस है एंजेलिना जोली का, उनको उनकी जेनेटिक उसमें था कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो उन्होंने प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टमी अपना ब्रेस्ट निकलवा दिया कि जिससे ये हो ही ना। तो वो जेनेटिक मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट की वजह से हुआ। उन्होंने उनका जेनेटिक प्रोफाइल बनाया, उसमें यह पता लगा उनको चांसेस बहुत ज़्यादा थे, 90% से ज़्यादा थे, तो उन्होंने पहले ही उसको रिमूव करा। बहुत मज़ेदार मतलब मुझे लगा ये बात, क्योंकि देखिए पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है। लाइक हम देखते हैं कि नीचे से ऊपर देखते पंखा तो ऐसे घूम रहा है, ऊपर से देखते हैं तो ऐसे घूम रहा है। अभी आपने जैसे EGFR वाली बात बताई ना, तो आई वॉज टॉकिंग टू मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पिछले कुछ दिनों, तो वो बोल रहे थे कि एक सबसेट में एक पर्टिकुलर फ्रेम में 70% ऑफ द केसेस जो थे लंग कैंसर के, वो EGFR पॉजिटिव थे। नाउ अब आपने क्या बोला कि मतलब EGFR जो है 30% लंग कैंसर कॉज करता है। तो मतलब आप सोचिए कि मतलब EGFR एक्चुअली बहुत बड़ा है,
जो एक साइड ऑफ द स्टोरी जो जहाँ पे लंग कैंसर की बात हो रही है, वो अभी तक अभी पूरा I'm फुली just नोन नहीं giving है। an जी जी। example only. ओके I'm not quoting the complete data, जी। but this is just an example कि एक जीन की वजह से एक कैंसर हो सकता है। तो सुपर जैसे सुपर। हर्टिन्यू है, इसकी वजह से ब्रेस्ट कार्सिनोमा यूजली होता है। राइट। तो अच्छा, आजकल HER2 न्यू जो है वो शायद लंग में भी पाया जा रहा है। लंग में भी पाया जा रहा है। हर्टिन्यू एक तरह का बायोमार्कर है। पहले हमने डिटेक्ट किया ब्रेस्ट में, अब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में भी, गैस्ट्रो अच्छा। ईसोफेजियल जंक्शन में भी हम उसको टेस्ट करते हैं, हम लंग में भी टेस्ट करते हैं। तो बहुत सारी जगह हर्टिन्यू का रोल आ गया है। तो ऐसे ही फिर धीरे-धीरे। EGFR का भी होगा और ऐसे धीरे धीरे EGFR का हो जाए। ओह, सो इससे इवॉल्विंग साइंस। तो जैसे जैसे डाटा आता रहेगा, वैसे वैसे ड्रग्स भी बनती रहेंगी, वैसे वैसे डेवलपमेंट कैंसर के एरिया में होता रहेगा। अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि दो तरीके से जो है जेनेटिक प्रोफाइलिंग होती है, एक ब्लड से होती है और टिश्यू से होती है, तो विच वन इज मोर इफेक्टिव, मतलब ऐसा कुछ है? डिपेंड करता है। जैसे ब्लड का कैंसर होगा तो उसमें हम टिश्यू नहीं करके सस्पेक्ट करेंगे, तो ब्लड से ही लेंगे। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेस्ट में कैंसर है या लंग में है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ का टिश्यू जो ट्यूमर का टिश्यू हो वो आए, क्योंकि हमें वो प्रोफाइल चाहिए, वो ट्यूमर का प्रोफाइल चाहिए कि जिसकी वजह से हुआ है। तो डिपेंड करता है हर अलग अलग कैंसर में कि क्या सैंपल हम लें उसका। अमेजिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या क्या तरीके होते हैं? ऐसे कई सारे, मतलब हमारे पास कई सारे जब पेशेंट आते हैं ना, तो कई सारे डिजर्विंग पेशेंट आते हैं जिनको फंड्स रेज करने होते हैं, और तो डॉक्टर ने लिखा होता है, कभी कुछ लोगों को NGS लिखते हैं, कुछ लोगों को MSI लिखते हैं, कुछ लोगों को PDL1 लिखते हैं, कुछ लोगों को कुछ कुछ, मतलब लाइक IHC, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, IHH भी शायद कुछ होता है, ISH। ISH। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब ये कितना डिफरेंट है एक दूसरे से? ये हर ऑल इज नॉट फिटिंग इनटू द वन बास्केट वाला हिसाब है कि लंग के लिए अलग मार्कर हैं, ब्रेस्ट के लिए अलग मार्कर हैं, ब्रेन ट्यूमर के लिए अलग मार्कर हैं, और ब्लड कैंसर के लिए अलग मार्कर हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सपोज ब्रेस्ट में या जो NGS का रोल है वो सबसे ज़्यादा लंग कार्सिनोमा और ब्रेन में है। जो IHC का रोल है वो सबसे ज्यादा ब्रेस्ट में है। तो इस तरह का हमें देखना पड़ेगा कि किस कैंसर को, वो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि किस कैंसर में किस चीज का रोल ज्यादा है। हर चीज एक जगह फिट नहीं होगी। अच्छा, ये सारी अलग अलग चीजें, ये अलग अलग जगह हैं। तो हो सकता है हमने NGS पे ज्यादा रिसर्च की हो लंग में, तो वो NGS में हमें पता चल गया हो, है ना। कुछ कैंसर में हम केवल IHC के बेसिस पे ही हमारी इतनी ड्रग डेवलप हो गई हैं कि केवल हमें IHC ही चाहिए, जो सारी ड्रग्स हम उनको पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग टाइप ऑफ कैंसर पे कि क्या टेस्ट उसके कराए जाएं। जो सबसे बेसिक टेस्ट है वो ब्लड कैंसर में ब्लड है, और जो सॉलिड ट्यूमर्स हैं उसमें बायोप्सी है। तो पहले हमें ट्यूमर पता लगे कि ये ट्यूमर इसका है और ये है, तभी हम आगे उसमें फर्दर टेस्ट कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये IHC और NGS में क्या फ़र्क है, मतलब किस तरह का काम करते हैं ये? ओके, तो मैं आपको एक क्लिनिकल एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे एक सीने में दर्द के पेशेंट आया कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो सबसे पहले वो अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो स्टेथोस्कोप से लगा के देखते हैं। उसके बाद अगर उनसे नहीं पता चलता तो वो ECG करते हैं, उससे नहीं पता चलता तो इको किया जाता है, उससे नहीं पता चलता तो एंजियोग्राफी करते जाए। तो हमारी पैथोलॉजी में भी इस तरह के स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमारे पास जो बायोप्सी आता है उसका हम HND जैसे हीमेटॉक्सिन और ईओसिन स्टेन करके अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। उसमें हमें 50% टाइम पता चल जाता है कि कौन सा कैंसर है, किस टाइप का है। उसमें अगर नहीं पता चलता तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होता है। तीसरा स्टेप हमारे बायोमार्कर होते हैं, जो कि ड्रग के साथ भी कोरिलेट करते हैं कि अगर वो एक बायोमार्कर आया तो वो ड्रग चलेगी। अगर उसमें भी नहीं पता चलता तो उसके बाद हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग पे जाते हैं कि जो उस ट्यूमर का छोटा सा DNA मिला है उसको हम सीक्वेंस करके बड़ा बनाते हैं और उसको सुपर इम्पोज करते हैं ह्यूमन जीनोम के ऊपर, और उसमें देखते हैं कि कहाँ पे म्यूटेशन है, किस जीन पे म्यूटेशन है, उस जीन की वजह से कौन सा कैंसर हो सकता है और कौन सा कैंसर हुआ है। ओके, और कितना टाइम लगता है IHC में और NGS में? अगर आप HND बेसिक की बात करें तो ये थोड़ा लैब के अनुसार होता है, तो 2-3 दिन उसमें मान के चलिए 102 दिन आपको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में लगते हैं। तो 90% ट्यूमर 5 से 6 दिन में आपके कवर हो जाते हैं। NGS के लिए आपको 10 से 15 दिन लगते हैं।
बहुत सारी बातें बताई डॉक्टर साहब आपने, और मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको ये तो समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक क्या होता है, कैसे करते हैं। जब डॉक्टर साहब आपका ब्लड टेस्ट कराने बोलते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं, टिश्यू टेस्टिंग के लिए क्या चीज़ें होती हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ है डॉक्टर साहब जो मैं चाहता हूँ कि आप क्लियर करें। कई पेशेंट जैसे आते हैं या ऐसा कई कई बार देखिए हमारे देश में बहुत लेट स्टेज में डिटेक्शन होता है। लोग बायोप्सी के बाद कई बार जो है डिटोरिएट हो जाता है केस, मे बी सब फॉर सम अदर रीज़न, लेकिन उनको लगता है कि हम बायोप्सी अगर नहीं कराते तो सही रहता, बायोप्सी कराने की वजह से जो है बीमारी बढ़ गई। ये कितना सत्य है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये बार बार क्वेश्चन मेडिकल फर्टिनिटी में आता है, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी, पैथोलॉजिस्ट के पास भी। मैं यहाँ ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बायोप्सी इज़ बिल्कुल सेफ़ है, उससे कोई ट्यूमर नहीं फैलता है। अगर ट्यूमर 6 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर का हो गया है, जो कि हम बायोप्सी में उसके बाद ही पकड़ पाते हैं, तब तक ब्लड में वो जा चुका। ब्लड में जाने का एक मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अगर आप ऐसे ही कोई ट्यूमर किसी के ब्लड में डाल दें तो वो हमारा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बायोप्सी निकालने से कोई कैंसर नहीं फैलता है। कैंसर फैलने की एक प्रक्रिया है जो ये भगवान ने बनाई है पूरी कॉम्प्लीमेंट और एंजाइम्स के थ्रू। वो उसी एनवायरनमेंट में ही फैल सकता है, तो ऐसे नहीं फैलता। बायोप्सी से कोई कैंसर किसी तरह का नहीं फैलता है। तो ये करते कैसे हैं बायोप्सी? मतलब कोई नीडल डाल के निकालते हैं टिश्यू तो या? 2-3 तरह की चीज होती है, जैसे आपके इंटेस्टाइन में है या आपके पाचन में है तो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, आप पाइप डाल के उससे बायोप्सी ले सकते हैं। ऊपर से जो रेडियोलॉजिस्ट हैं कई बार वो अल्ट्रासाउंड करते करते देख लेते हैं कि यहाँ पर ट्यूमर है और ऊपर से नीडल डाल के बायोप्सी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, और बाकी अगर ऊपर ओरल कैविटी में कैंसर है तो उसको हम ईएनटी सर्जन या ऑन्को सर्जन केवल पंच बायोप्सी एक फोर्सेप्स से ले सकता है, या फिर हमारे पास जो सैंपल है वो ओटी के थ्रू आता है जो अंदर होता है, तो वो ओटी में जाके उसको निकालते हैं। उस तरह का हमारे पास सैंपल आता है। अमेजिंग, काफ़ी इंफॉर्मेशनल इंटरेक्शन था आपसे डॉक्टर साहब, एंड हम उम्मीद करते हैं कि और भी हम बातें करेंगे। और आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारे चैनल्स को, उहापो, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम आपको कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की तरफ लेकर आएँ। आप देख रहे हैं मुझे, विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को, विद डॉक्टर धीरज गौतम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल। नमस्कार।